चैनल ज्ञान उदय और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर बोल्शेविक क्रांति। अभी जो हमने पिछले वाले चैप्टर में प्रीवियस में पढ़ा था वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर 1917 के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो अब वो जो बोल्शेविक क्रांति है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे कि कौन से देश में हुई थी, क्या उसके उद्देश्य थे, किस वजह से हुई थी, क्या उस मतलब कौन किसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस पर क्या असर पड़ा, लोगों पे क्या असर पड़ा, या फिर मतलब रीजन क्या था, या ये फायदेमंद साबित हुई भी या फिर नहीं हुई। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज है कि बोल्शेविक क्रांति हुई कहाँ पर थी? रशिया में। तो कहाँ पर हुई थी? रशिया में, जो जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रूस। इसको हिंदी में रूस बोला जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो रशिया है, रशिया के अंदर जो लैंग्वेज है वो रशियन लैंग्वेज है, जो कि नॉर्मली इंग्लिश या हिंदी या किसी भी जो हमारी एशिया की मिडिटेरियन की जो लैंग्वेजेस हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो वही बोल्शेविक एक नाम जो था ये भी रशियन नेम था, जिसका मतलब क्या होता है? बहुमत। यानी ये जो क्रांति थी ये बहुमत के स्तर पर हुई थी, कि जिन भी लोगों ने ये क्रांति करवाई थी वो ऑलरेडी खुद क्या थे, मतलब बहुमत उन्होंने उसमें इस क्रांति में वो लेकर आए थे। तो वही यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि क्रांति के कारण क्या थे। पहली चीज हमें क्या पता चली कि क्रांति कौन से देश में हुई, तो क्रांति रशिया में हुई। दूसरी चीज कब हुई? 1917 में हुई। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रांति होने के कारण क्या थे। तो भाई हर चीज के 3 कारण होते हैं। जब भी किसी देश के अंदर कोई चीज नई घटना घटती है तो उसके 3 कारण होते हैं। तो पहला कारण क्या होता है? आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, फिर होता है सामाजिक। अब ये तो सिर्फ नाम है कि आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, इसके अंदर कारण होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमने बात करी आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बात किस चीज से चल रही है, वहाँ यानी कि रशिया के लोगों की। इस टाइम जो ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। इस टाइम कौन सा टाइम चल रहा था? वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का ये टाइम था। तो वहीं पर आर्थिक कारण की यहाँ पर बात आ रही है। एक तो विश्व युद्ध, तो यानी ऑलरेडी खर्चा बहुत हो रहा होगा देश का। दूसरा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 1917 में विश्व युद्ध के खत्म होने से 1 साल पहले ये क्रांति हुई और रशिया को मैदान छोड़ना पड़ा था। तो वहीं आर्थिक कारणों में जो रशिया के नॉर्मल लोग थे, मजदूर वर्ग हो गया, जो नॉर्मल कामकाजी लोग थे, उन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में था। हमने पहले एक चीज देखी है कि जो यूरोप था, यूरोप में सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म। तो यूरोप में जो सामंतवाद था उसमें क्या होता था कि मतलब जो मजदूर होते थे, किसान होते थे, वो राजा के लिए या लॉर्ड के लिए काम करते थे और बदले में वो उनको खाने पीने की सुरक्षा या फिर सैन्य सुरक्षा दिया करता था। तो रशिया में कुछ सामंतवाद की तरह ही काम होता था कि मतलब यहाँ पर ना तो भूमि का सही करके वर्गीकरण था, यानी लोगों को उनका हक मिलता ही नहीं था। दूसरा कि वो लोग काम ज्यादा करें कम करें तो मतलब उनका ये भी नहीं था कि मतलब कि उनको पैसे बराबर मिल रहे हैं या उन लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का ख्याल रखा जा रहा है या ऐसा कुछ। तो आर्थिक जो स्थिति थी रशिया के लोगों की वो बहुत ज्यादा खराब थी। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि 1917 से पहले कोई तो ऐसा राजा होगा जिस राजा को लोग नापसंद करते होंगे, उसके बाद इस क्रांति को लाया गया होगा। तो उस राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1894 से 1917, यानी 1894 टू 1917। तो ये जार निकोलस का टाइम ड्यूरेशन था जिस टाइम पे उसने शासनकाल अपना चलाया। अब 2-3 बातें जार निकोलस के बारे में जान लेते हैं। पहला, ये निरंकुश शासक था। ये निरंकुश शासक था जिसकी जो भी अगर ये अपना कोई हुक्म दे दिया करता था तो उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। दूसरा, प्रजा में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई जरूरत है, कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या ऐसा कुछ भी, जार निकोलस को इससे कोई भी मतलब नहीं था। उसका सिर्फ एक काम था, शासन करना, वो भी कैसा? निरंकुश। लोगों की समस्याओं से बिल्कुल जानता ही नहीं था, बिल्कुल अभिज्ञ था, उसको पता ही नहीं था, कोई ज्ञान ही नहीं था।
लोगों की प्रॉब्लम था। तो एक रीजन सबसे बड़ा ये हो गया कि किसी भी देश में जब राजा को प्रजा की परवाह ही नहीं होगी तो प्रजा राजा का समर्थन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वही दूसरी इम्पोर्टेंट चीज के आर्थिक कारण तो इसके ये थे। आगे बात करते हैं राजनीतिक कारण के। अब अगर एक ऐसा राजा सत्ता में उतरा हुआ था जो क्या करता था, प्रजा की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता था, वहीं आगे इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव रूल भी क्या हुआ कि अगर प्रजा अपनी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम राजा के सामने रखती है तो तब भी इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। यानी कि जो शासन था, जो रशिया में उस टाइम पे जो शासन चला रहे थे लोग, वो ऊंचे वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे। ये बिल्कुल वही वाली कंडीशन थी जैसे यूरोप में चलती थी। पूंजीपतियों, कुलीन वर्गों को ज्यादा पावर दी जाती थी और मजदूर वर्ग को पावर नहीं दी जाती थी। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी। तो वही राजनीतिक जो यहाँ पर कारण थे वो क्या थे कि सत्ता के अंदर जो गरीब लोग थे, गरीब उन सारे लोगों का जो योगदान था वो खत्म कर दिया गया था। मतलब उन लोगों को कोई योगदान या कोई उनकी प्रायोरिटी दी नहीं जाती थी, बल्कि ज्यादातर प्रायोरिटीज किसको दी जाती थी? डेफिनेटली अमीर लोगों को। तो एक ये रीजन हो गया। तीसरा सामाजिक कारण, सामाजिक असमानताएं किसी भी देश को उखाड़ फेंकने के लिए काफी होती हैं सामाजिक असमानताएं। तो वहीं अमीर और गरीब का ये जो भेद हो रहा था, ये ऊंचे नीचे का जो भेद था, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और जो गरीब किसान वर्ग था उसको ये भेदभाव पसंद नहीं आ रहा था। मतलब एक लंबे टाइम से वो इस भेदभाव को झेल रहे थे, लेकिन अब जो उनका सब्र था उसका बांध टूट चुका था। तो वहीं ये तीन कारण हुए किस चीज के? क्रांति लाने के, यानी बोल्शेविक क्रांति जो लाई गई 1917 में, नवंबर 1917 में। तो ये 3-4 कारण उसके क्या थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एक लंबे अरसे से लोग झेलते आ रहे थे और यहाँ आकर वो लोग रुक चुके थे। आगे इसके अलावा RSDLP, जिसका हिंदी अनुवाद है रूस सामाजिक जनतांत्रिक श्रमिक दल, इंग्लिश में रशियन सोशल डेमोक्रेटिव लेबर पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी थी जो 1898 में बनी। असल में क्या था, जितने भी उदारवादी लोग थे वो अपने अपने खेमों में बढ़ गए थे 1898 से, यानी 1898 से पहले वो अलग अलग हो गए थे। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमें साथ आने की जरूरत है तो उन लोगों ने क्या किया? पार्टी बनाई। कौन सी? RSDLP की, रशियन सोशल डेमोक्रेटिव लेबर पार्टी। ये क्रांतिकारी लोग थे जो क्रांति लाना चाहते थे, जो अधिकारों में क्या करना चाहते थे? इजाफा करना चाहते थे, सच का साथ देना चाहते थे। यही इन लोगों ने जो अपने नेता को बाद में चुना है, जो कि बाद में रशिया के बोल्शेविक क्रांति के बाद रशिया के नेता भी बने, तो उनका नाम था लेनिन। लेनिन को नेता चुना गया था। इसके अलावा जार निकोलस के बारे में हम बता चुके हैं। आगे की बात करते हैं कि क्रांतिकारियों का जो गुस्सा था वो जब उमड़ा तो क्या हुआ। तो क्रांतिकारियों के गुस्से में जब वो लोग नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति की रात की, जिस रात से जिस सुबह तक की क्रांति होनी थी, उस रात को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जितने भी बिजली घर थे, जो सरकारी दफ्तर थे, उन लोगों पे जाकर, उस जगह पे जाकर कब्जा कर लिया, रेलवे स्टेशन पे जाकर कब्जा कर लिया। इसके अलावा राजनीतिक इमारतों का हस्र किया, तोड़ा फोड़ी की। ये एक आम चीज है कि अगर हम दुश्मन की कोई भी चीज नजर आती है रास्ते में तो उसको खत्म कर दिया जाता है। वहीं एक चीज और भी है कि यहाँ पर एक कॉमन सेंस यूज किया जा सकता है कि अगर ये सवाल आ जाता है कि भाई बोल्शेविक क्रांति के टाइम पे जो क्रांतिकारी थे या फिर जो RSDLP के जो नेता लोग थे या जो क्रांतिकारी थे, जो आम श्रमिक दल था, ये सब लोग जब एकजुट हो गए थे इस क्रांति के लिए, तो इन लोगों ने सरकार को झुकाने के लिए क्या किया? तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। सीधी सी बात है, जब भी कोई देश या देश के लोग सरकार के खिलाफ क्रांति करते हैं तो वो उन चीजों को जाकर, उन चीजों को अपने कब्जे में लेते हैं जहां से सरकार अपना नेतृत्व बना सके या सरकार क्या कर सके, अपना कॉन्टेक्ट जारी कर सके। तो भाई बिजली घर बंद कर दिए उन लोगों ने, रेलवे स्टेशन, आवाजाही बंद करवा दी, सरकारी इमारतों पर कब्जे कर लिए। तो ये सारे रीजन, यानी कि उन लोगों ने सरकार को अंदरूनी कमजोर करने की कोशिश की, उनके कॉन्टेक्ट तोड़ने की कोशिश की, उनकी जो पावर्स थी उनको क्या किया? तोड़ने की कोशिश की। और ये तोड़ना काफी कामगार भी साबित हुआ, क्योंकि क्रांतिकारियों का जो ये गुस्सा था ये सरकार के प्रति उमड़ा और उन लोगों ने देश के सभी इन चीजों को जिससे सरकार का फायदा होने वाला था या सरकार की पावर्स बन रही थी, उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब सरकार में यहाँ नेता कौन है? कौन था?
यहाँ नेता की तो बात थी नहीं कि वो तो राजा था, निरंकुश शासक था। कौन? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। इसके अलावा यहाँ क्या हुआ कि भाई नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो गई। एंड फाइनली जब ये बोल्शेविक क्रांति हो गई तो यहाँ पर अब आगे का मसला आता है कि भाई अब हम जंग आधी जीत चुके हैं, कि अब हमारे हाथ में क्या आ गया, अब हम फाइनली क्या हो चुके हैं, अपने आप को दुश्मनों से जिता चुके हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती किसी देश के सामने आती है। इन द सेम वे हमारे सामने 47 में आई थी, उसी तरह रशिया के सामने आई 1917 में। तो 1917 में जब रशिया की जब क्रांति हो गई, और ये महान क्रांति का नाम भी इसको दिया जाता है क्योंकि ये उसी तरह की क्रांति थी कि जहाँ पे बुराई को हरा के अच्छाई की जीत हुई थी। अब इन लोगों के सामने जो चुनौती थी वो थी अपने देश के लोगों को स्टेबल करने की चुनौती, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कानून लागू करने की चुनौती। इसके अलावा ये भी चुनौती थी कि देश को चलाना कैसे है, आर्थिक स्थिति कैसे सुधारनी है, राजनीतिक कार्यों के लिए क्या करना है। मतलब बिल्कुल वही नॉर्मल चीज है कि जब भी कोई देश किसी जंग से जीतता है तो उसके अस्तित्व की बात आ जाती है। वहीं सारी ये बातें रशिया के सामने भी खड़ी हो गई। तो रशिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की, और वो कब शुरू हुई? जनवरी 1918 में। क्रांति कब मिली हमें? नवंबर 1917, यानी कि 1 महीने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू कर दी गई थी। अब कितने लाख लोगों ने वोट किए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कि बनाना है या क्या करना है? तो 3,60,000 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया? वोटिंग की कि भाई अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। कैसे बनेगा, क्या हमारे सरकार के काम होंगे, क्या हमारे अधिकार होंगे, ये जो सारी चीजें थी कि मतलब किसान वर्ग ने या मजदूर वर्ग ने जो बोल्शेविकों, उन लोगों को बोल्शेविक भी बोला जाता था, यानी क्रांतिकारियों को वहाँ पे क्रांतिकारी के बजाय क्या नाम दिया गया था? बोल्शेविक। तो बोल्शेविकों को किस तरीके से अपना आगे क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये एक चुनौती थी उन सारे मजदूरों ने। इसलिए तो क्रांति में साथ दिया था ताकि हमारे अधिकारों का क्या हो, जो हनन हो रहा था वो होना बंद हो जाए। तो आगे क्या होता है कि 3,60,000 लोगों ने वोटिंग की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति का क्या असर पड़ा? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति का बहुत अच्छा असर पड़ा। उसका एक रीजन ये भी है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो अधिकारों की बात तो वैसे भी थी। अब उसी टाइम पे एक क्रांति हो जाना, मजदूरों को उनके अधिकारों की उम्मीद मिल जाना, तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा जो था छाप पड़ रही थी इससे विश्व पे रशिया की। इसके अलावा क्योंकि हमें पता है कि 1918 के बाद से फिर जर्मनी का काल शुरू हुआ था, लोगों के क्या अधिकारों के साथ ऑलरेडी काफी बुरा हुआ है उस टाइम रिलेशंस में, तो वहाँ और भी ज्यादा अधिकारों की जब बात छिड़ी तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। इसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा छाप पड़ी रशिया की कि मतलब एक क्रांति जीत गई और मतलब लोगों के अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो चीज थी ये काफी अच्छा स्तर रशिया ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर जर्मनी के टाइम रिलेशंस के टाइम पे अपने आप को जब स्टेबल किया तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हुआ। किसके लिए? रशिया के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया की अच्छी छाप, मजबूत छाप पड़ गई। दूसरा, अब बात यहाँ पर आती है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हमने अच्छी खासी इज्जत बना ली। अब यहाँ बात आती है कि रशिया ने एक शांति की डिग्री बनाई। अब शांति की डिग्री का क्या मतलब था? ऑलरेडी जो मजदूर वर्ग था रशिया का वो काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करके आ रहा था, तो यहाँ अब रशिया को क्या करना था? संपूर्ण विश्व को समान दिखाना था। तो भाई रशिया ने शांति की डिग्री का क्या किया? मतलब नवचार किया, प्रचार करना शुरू किया कि सर्व लोग क्या हैं? समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता, सब लोगों के अधिकार समान होने चाहिए, किसी तरह का भेदभाव या उनके अधिकारों का हनन, इस चीज को अलाउड न किया जाए। तो उसको नाम दिया गया शांति की डिग्री। अब बात की जाती है यहाँ पे मजदूरों के अधिकारों की। तो क्योंकि मजदूर वर्ग ने काफी साथ दिया था, श्रमिक वर्ग ने काफी साथ दिया था, इसके अलावा जो वहाँ पे नॉर्मल कामकाजी लोग थे, छोटी मोटी जॉब करने वाले या फिर किसी तरह के दिहाड़ी मजदूर, ये जितने भी लोग थे जो नीचे तबके के थे, इन लोग के अधिकारों की बात हुई। और इन लोगों को अधिकार क्या दिया गया कि भाई इन लोगों के जितने भी नॉर्मल आर्थिक स्थिति को सुधारने के काम है इन्हें किया जाए, इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और इन लोगों को एक स्टेबल
जीवन देने की क्या की जाए, पूरी गारंटी दी जाए। तो मतलब मजदूरों को हर तरीके का जीने का, काम करने का, थोड़ा बहुत बोलने का, सच का साथ देने का ये अधिकार रशिया की तरफ से दिए गए। इसके अलावा रशिया की जो ये कामयाबी थी ये रुकी नहीं। यहाँ रशिया ने अपनी छाप अच्छी बना ली, अपने मजदूरों को काफी ज्यादा अधिकार दे दी, शांति की डिग्री नाम की एक चीज भी हासिल कर ली। लेकिन अभी भी रशिया जो था वो रुका नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो 18 में खत्म हो गई, लेकिन जो जर्मनी का टाइम ड्यूरेशन था वो वहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा हाल खराब था। तो रशिया ने एक संधि करी जर्मनी के साथ, वो क्या थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि, जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। ये संधि की गई थी रशिया और जर्मनी के बीच में की गई थी। अब इस संधि में 6 बातें रखी गई, क्योंकि उस टाइम पर जर्मनी काफी ज्यादा अनस्टेबल था कि मतलब जो लोग थे वो जो कम लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उनके अधिकारों को ऑलरेडी काफी हनन हो रहा था। तो भाई रशिया ने जर्मनी को सलाह दी कि 6 बातें की जाती हैं कि तुम एक तो जिन लोगों को नया जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का क्या करो, हनन मत करो। दूसरा, अगर उनको या तो अपने देश में उनको संपूर्ण अधिकार दो या फिर उनके लिए अलग देश बना के दो। उनकी संस्कृति का ख्याल रखो, उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाए, और मतलब उनको एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की जो बात है वो रशिया ने कही। लेकिन जर्मनी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो ये संधि एक तरह से नाकाम संधि रही। लेकिन क्योंकि रशिया की पहल थी जर्मनी के लिए अधिकारों की, अच्छाई की तरफ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रशिया के साथ जुड़ा। यही जो हमारी पार्टी थी RSDLP, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, वही अब पार्टी का नाम चेंज किया गया 1918 में, और उसका नाम क्या रखा गया, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जो हमारी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, अब वो क्या हो गई, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। फिर 1925 में फिर उसका नाम चेंज किया गया, और नाम चेंज करके उसका नाम दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 1917 में जब रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो रशिया 15 देशों के साथ एक सोवियत संघ बन चुका था, USSR, जिसको इंग्लिश में USSR बोला जाता है और हिंदी में सोवियत संघ बोला जाता है। तो सोवियत संघ बन गया था, रशिया क्या बन गया था, सोवियत संघ। तो वहीं रशिया ने अपने आप को सोवियत का नाम देना भी अच्छा समझा, और उसका नाम क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPSU बोला जाता था, CPSU बोला जाता था। इसके अलावा एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी कि मतलब बोल्शेविक क्रांति से क्या हुआ, फायदे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा प्रचार रहा। इसके अलावा जर्मनी के साथ हमारे संबंध भी बनाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन जो बने नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप अच्छी गई, लोगों के अधिकारों की बात की गई, पार्टीज के नाम चेंज किए गए। इसके अलावा मैत्री संधि की गई। मैत्री से ही पता चल रहा है, फ्रेंडशिप वाली संधियां हैं ये, कि सभी छोटे देशों के साथ उनके अधिकारों की बात की गई कि उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए, उनको सहारा दिया जाए, उनकी मदद की जाए। तो ये मैत्री संधियां थी रशिया की तरफ से, जो बाकी सभी देशों के साथ बोल्शेविक क्रांति के बाद की जा रही थी। अभी तक ये बेनिफिट मिल रहे हैं बोल्शेविक क्रांति के, किसको, रशिया को, क्योंकि एक अच्छी उद्भव के साथ रशिया का जन्म हुआ, एक नया, इसको सोवियत संघ का नाम मिला। एक तो ऑलरेडी पावर बन गया वो, दूसरा कि अच्छाई की पहल बहुत अच्छी करी तो नाम और बढ़ गया, साथ में मैत्री संधियां, शांति की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा विचार, ये सब कुछ जो था रशिया को काफी फायदा दे रहा था। इसी के साथ साथ दूसरा इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है वो आती है हमारी सिविल वॉर, जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 1918 से लेके 1922। अब ये जो हमारी सिविल वॉर थी, जो हमारा गृह युद्ध रशिया में छिड़ा, ये क्यों छिड़ा, बोल्शेविक लोगों ने अधिकारों के लिए जंग लड़ी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे रशिया में जो बोल्शेविक के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि ये क्रांति हो। अब जाहिर सी बात है, जिसको उस टाइम फायदा हो रहा होगा वही चाहेगा कि तो ये क्रांति ना हो। तो इस गृह युद्ध में लड़ाई शुरू हुई, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने भी, जो अंतर्राष्ट्रीय देश थे, उन लोगों ने सोचा कि शायद रशिया को यहाँ कमजोर किया जा सकता है, तो वो लोग उन लोगों का समर्थन करने लगे जो नहीं चाहते थे क्रांति हो। लेकिन क्योंकि अब तक बोल्शेविक या फिर लेनिन की पार्टी या
अब सोवियत संघ या रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई असर उस पर नहीं हुआ। यही गृह युद्ध में जो सबसे ज्यादा याद रखने लायक बात है वो ये है कि जो लोग गृह युद्ध में क्रांति के खिलाफ थे कि क्रांति नहीं होनी चाहिए, उन लोगों ने अपना नाम रखा श्वेत सेना, व्हाइट आर्मी। और जो लोग लेनिन की पार्टी में थे यानी बोल्शेविक थे, उन लोगों का नाम क्या रखा गया, लाल सेना यानी कि रेड आर्मी। अब यहाँ जो व्हाइट आर्मी और रेड आर्मी में लड़ाई हुई गृह युद्ध में, तो जीता कौन, लाल सेना। और लाल सेना की ये जो बढ़ती हुई ताकत थी ये धीरे धीरे बढ़ती गई और ये इतनी बड़ी कि जो रशिया था वो अपने काफी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचने लगा। हमें अच्छे से पता है 1917 में ये क्रांति हुई। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, वो कब हुआ है, 1945 में खत्म हुआ। इसमें ऑलरेडी रशिया शामिल था। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ सारी हमारी लड़ाई गृह युद्ध चला। गृह युद्ध में श्वेत सेना हारी और लाल सेना जीती। इसके बाद एक युद्ध और चला, वो था रूस पॉलिश युद्ध। पोलैंड जो था, जो रशिया के जस्ट बराबर में ही है, क्योंकि रशिया इस साइड में तो पोलैंड लगता है उधर से, तो पोलैंड के कुछ हिस्से पहले रशिया के हिस्से कहलाए जाते थे। लेकिन क्योंकि पोलैंड के लोगों ने, या बाद में मतलब उस पर अधिकार जमा लिया गया था, तो पोलैंड के लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग वापस रशिया का हिस्सा जो है अपनी तरफ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया ने पोलैंड को भी पछाड़ दिया और अपने कुछ हिस्से जो पहले के थे उसको वापस लेने की पूरी कोशिश की। रशिया को इस क्रांति का फायदा जो हुआ वो इतना ज्यादा फायदा था कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जो मित्र राष्ट्र थे, 5 मित्र राष्ट्र, अमेरिका, सोवियत संघ यानी रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना का तो अभी हमें पता ही है, उस टाइम तो वो इंग्लैंड के हाथ में था क्योंकि 1948 में चाइना को आजादी मिली थी। तो इंग्लैंड का हाल खराब था, फ्रांस का हाल खराब था, तो चाइना का तो ऑलरेडी होगा क्योंकि वो उन्हीं के कब्जे में था। बचा कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा रशिया या फिर सोवियत संघ। तो ये दोनों बराबर की टक्कर थी क्योंकि 1945 से 1990 के बीच में ही शीत युद्ध हुआ है और शीत युद्ध उन्हीं के बीच में हो सकता था जो इस काबिल हो कि वो आपस में जंग लड़ सकते हैं। तो रशिया को डेफिनेटली इस क्रांति का काफी फायदा हुआ और ये एक सामाजिक पार्टी, एक सामाजिक देश था, जो समाजवादी देश था, जो लोगों के अधिकारों पे ध्यान भी देता था। कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अलग था, लेकिन लोगों के अधिकारों पर, मतलब वहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता। तुम काम करोगे, तुम्हें खाना दिया जाएगा, तुम्हारे घर में 6 लोग हो या 10 लोग हो, खाना दिया जाएगा, काम कितना भी करो। तो सब कुछ क्या था, मतलब कुछ भी चीज प्राइवेट नहीं थी। पूंजीवाद के थोड़ा सा खिलाफ था रशिया, थोड़ा सा मतलब काफी खिलाफ था, समाजवाद के ज्यादा सपोर्ट में था। तो सारी चीजें जो थी वो समाजवाद के हिसाब की वजह से सब किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी। तो लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाया करता था और यही वजह से कि किसी देश के अगर नागरिक सक्सेसफुल हैं, विकास हुआ है नागरिकों का, तो उस देश का विकास खुद ब खुद हो जाता है। तो वही जो रशिया की समाजवादी सोच थी उसका फायदा क्यों हुआ, क्योंकि रशिया के लोग विकसित हो रहे थे और उनका विकास हो रहा था। तो रशिया इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि सुई से लेके कार तक रशिया में ही बनाई जाती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स, जहाँ पर हमने ये चीज देख ली कि बोल्शेविक क्रांति क्या है, इसके कारण क्या रहे, आर्थिक, सामाजिक, जस्ट नॉर्मल इंसान सिंपली वाली लाइफ ही जीता है। तो अगर कोई क्रांति होती है और वो महान क्रांति, तो जाहिर सी बात है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। जार निकोलस इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाला नाम है, 1894 से 1917। लेनिन एक बहुत ज्यादा याद रखने वाला नाम है क्योंकि वो 1917 के बाद राजा बना था। इसके अलावा बोल्शेविक का मतलब बहुमत है। जो पार्टीज के हमारे नाम यहाँ 3 बार चेंज हुए हैं, RSD, LP, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। दोबारा इसका नाम रखा गया 18 में द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरी बार नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने जो तोड़फोड़ की वो तो सिंपल नॉर्मल है, ये वही चीज होती है जो आमतौर पर लोग करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी अच्छे रहे, काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, शांति की डिग्री दी, मजदूरों के अधिकारों की बात कही,
ब्रेस्ट-लिटोस जर्मनी के साथ संधि की, जिसको नकार दिया गया था, वो भी लोगों के अधिकारों के ऊपर ही थी। इसके अलावा मैत्री संधियां की गई ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके, और सिविल वॉर, श्वेत सेना और लाल सेना, इसके अलावा रशियन एंड पॉलिश युद्ध, जिसमें रशिया ही बाद में जीता था, और ताकत आखिर में रशिया की कितनी हो गई थी कि वो सोवियत संघ के नाम से काफी लंबे टाइम तक रहा, और अब रशिया के नाम से फाइनली है। थैंक यू।